इसने कॉल ड्रॉप करना चाही तो जानिया की आवाज़ पर रुक गया। जुगनू, जी जानिया, बोलो, जल्दी आ जाना, इसने रोती पिसोती आवाज़ में कहा। ओके, तुम बस तैयार हो जाओ, हमारी थकन दूर हो जाएगी तुम्हें देखकर। ठीक है, इसने कहा और इसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा। किस्त नंबर 19। और जुगनू के सीने से लगी ज़ारा पता रो रही थी और बता कुछ नहीं रही थी। वो परेशान सा होकर बार बार एक ही बात पूछ रहा था, मगर वो मुँह से कुछ बोल ही नहीं रही थी। जुगनू झुंझला गया था। उसने झुंझलाहट से पूछा था, जानिया, अगर रो चुकने का शौक पूरा हो गया हो तो कुछ बताना पसंद करोगी? जानिया ने इसके सीने से भीगा भीगा चेहरा इसके सीने से उठाकर जुगनू को देखा था। जुगनू, वो अरशद है ना, जो लेदर का बिजनेस करता है यहाँ आप? हाँ हाँ, जानता हूँ मैं अरशद को। तुम बताओ क्या कहा है इसने? अरशद के नाम पर जुगनू के कान खड़े हो गए थे क्योंकि इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। वो इससे बताया नहीं जा रहा था जो कुछ वो कमीना से कह कर गया था। जुगनू सवालिया नज़रों से इसको देखे जा रहा था। इसके थरथराते लब और झुकी झुकी नज़रें जुगनू को आग लगा रही थीं। इसका बस नहीं चल रहा था कि जानिया से कुछ भी जाने बिना जाकर अरशद का गला दबा दे, मगर जानिया से सब जानना भी ज़रूरी था। देखो जानिया, जब तक कुछ नहीं बताओगी तो मुझे कैसे मालूम होगा कुछ भी? प्लीज़ चंदा, अपने जुगनू को भी नहीं बताओगी क्या? जुगनू ने इसका चेहरा हाथों में लेते हुए बहुत प्यार से पूछा। प्यार की शिद्दत पर वो बिलक पड़ी और जुगनू के सीने लगकर रोते हुए इसने सब कुछ एक एक बात जुगनू को बता दी। इसकी ये हिम्मत, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की और मेरी बीवी को वरगलाने की? इसके साथ तो मैं वो सलूक करूंगा कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। इसने गुस्से से हाथों के मुक्के बनाते हुए दाएं हाथ का मुक्का बनाया, बाएं हाथ पर मारा। जुगनू, प्लीज़ जो कुछ भी करो वो सोच समझ कर करना, प्लीज़, बहुत ध्यान से। इसने जुगनू को गुस्से में बिलबिलाते हुए देखकर कहा, एक बात बताओ जानिया, तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया जबकि तुम अकेली थी घर पर? फिर भी इसे अपने घर में अंदर आने की इजाज़त दे दी। सॉरी जुगनू, मेरी गलती है कि इसे अंदर आने दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी इसकी नीयत में खोट है। बस, इसने कहा कि मैं जुगनू और आपके बारे में आपके भले के लिए बात करना चाहता हूँ। जस्ट 2 मिनट। तब मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है जो वो आपकी गैर मौजूदगी में कहना चाहता है, तो मैंने ये सब जानने के लिए, मेरा यकीन करो जुगनू, मेरा कोई कसूर नहीं है, ना ही मैंने ऐसा चाहा था। वो तो खुद ही, तो क्या वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया? आखिर तुमने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आया ना? तुमने दरवाज़ा ही क्यों खोला? इसने जानिया की थोड़ी ऊपर करते हुए पूछा। कहा ना, यही मेरा कसूर है, गलती हो गई, जो चाहे सज़ा दे लीजिए, मगर मेरा यकीन तो कर लें, इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है, एतबार कीजिए मेरा, प्लीज़ जुगनू। इसने इंतहाई मल्तिजाना लहजे में कहा। जुगनू तो इस पर शक करने लगा था, ये बात नहीं है चंदा, मगर बड़ा नुकसान भी तो हो सकता था ना? तो सोचो जानिया, मेरा क्या होता? क्या मैं जी पाता तुम्हारे बगैर, तुम्हें खुद से जुदा करके? ऐसा कुछ होने से पहले आपकी चंदा अपनी जान दे देती, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मौत को गले लगा लेती। इसने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो तो इसके बाद मेरा क्या होता? जुगनू, ऐसा नहीं कहो प्लीज़। फिर क्या कहूँ? इसने सर को दबाते हुए कहा, मेरी शरेआन फटने को हो रही है, मैं अरशद को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका वास्ता और लोगों से पड़ा होगा, मुझ जैसों से नहीं। जुगनू, रिलैक्स प्लीज़, इधर आओ। इसने जानिया को अपने करीब बुलाया। जी। वो इसके करीब आकर बोली, इधर बैठ जाओ। इसने जानिया को सोफे पर अपने बराबर बैठने के लिए कहा। वो खामोशी से बैठ गई और इसके चेहरे को देख तकने लगी। चंदा, तुम्हारा जुगनू भी जिंदा है, कोई तुम्हें टेढ़ी आंख से भी देखे ना तो इसकी आंखें निकाल लूंगा और चील को मुंह के सामने फेंक दूंगा। जुगनू, इसकी आवाज़ भर आ गई। आओ मेरे सीने से लग जाओ, अपने जुगनू के सीने से। मैं अपनी चंदा को, अपनी जानिया को खुद में छुपा लूंगा। इसने जानिया को अपने बाजुओं के सार में लेते हुए कहा। जुगनू, अब मुझे कभी तना छोड़कर मत जाना प्लीज़। इसने जुगनू के सीने से लगते हुए कहा। नहीं जाऊंगा मेरी चंदा, मगर बिजनेस के सिलसिले में अंदर बाहर कहीं ना कहीं जाना तो पड़ता है ना। बहादुर बनो, मुझे अकेले डर लगता है आपके बिना, प्लीज़। खौफ आता है इतने बड़े घर में तनहा रहते हुए। कोशिश करूंगा तुम्हारी ये तन्हाई दूर हो जाए। वो कैसे? इसने जुगनू के सीने से सर उठाते हुए कहा। जैसे की जाती है। कैसे? इसे फिर भी समझ नहीं आई थी। मेरा मतलब है
अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जानिया और जुगनू के आंगन में एक छोटी सी जानिया और छोटा सा जुगनू आ जाए तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा और तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी और हमारे आंगन में नन्हे फूल खिलेंगे और इनकी कलकारियाँ गूंजेंगी तो एक नया जहान आबाद हो जाएगा और हम बहुत खुश और मुतमईन रहेंगे अपने बच्चों के साथ। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? उसने जिस तेज़ी से सर उठाया था, इसी रफ्तार से सिर जुगनू के सीने से लगा लिया था। जुगनू ने यह सब जानिया को रिलैक्स करने को कहा था, जबकि इसका ज़हन अरशद की तरफ ही लगा हुआ था कि इसे किस तरह से हैंडल करना है। आप भी ना बस, इसने शर्माई लिजाई आवाज़ में धीरे से कहा। कुछ गलत बोल दिया क्या? बस चुप करो। लो चुप कर गया। और कोई हुक्म? कुछ नहीं। वो इसे यूं ही सीने से लगाए लगाए बेड पर आ गया था। हेलो, अब मेरे सीने पर सर रखकर सो जाओ, दिल से हर ख्वाब झटक दो, मैं हूं ना तुम्हारे इस पास। वो किसी मोम की गुड़िया की तरह इसके सर हुक्म पर मुड़ती चली गई। वो इसके सीने पर सर रखकर लेट गई थी। पलकें बंद करने से पहले की नज़र इसने जुगनू को देखा था और फिर से पलकें मूंद ली थीं। अपने बाजुओं का सर बांध तो मेरे जुगनू, इस निलाट से कहा। लो अब खुश? इसने जानिया के वजूद के गिर्द बाहें लिपेटते हुए कहा। अब मुझे छोड़कर नहीं जाना प्लीज़। जानिया ने बाएं हाथ से जुगनू का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। जुगनू को इसके फांसी इकदाम पर बहुत हंसी आई थी, मगर इसने महसूस नहीं होने दिया था। जुगनू एक हाथ से इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा था और वो चंद लम्हों में ही गहरी नींद सो गई थी और फिर जुगनू भी इसे गहरी नींद सोता देखकर सो गया था। लेकिन जानिया नींद में भी इसी को पुकारती रही थी। मुझे छोड़कर नहीं जाना जुगनू। और इसका हाथ छोड़ने लगती। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम बेफिक्र होकर सोती रहो। और फिर वह एक ही पोजीशन में सारी रात सोती रही थी, मगर बहुत सुकून से। अगली सुबह जब आँख खुली तो माहौल में कोई रद्दोबदल और मामूली नहीं थी। जानिया को गुजरी शाम याद आ गई तो इस शाम को जहन से झटकने की कोशिश और कामयाब हो गई। और फिर इसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई और उठकर धीरे धीरे चलती हुई कॉर्नर की तरफ आ गई। सामने कॉर्नर पर जुगनू और उसकी शादी की तस्वीर रखी थी। जानिया ने बिखरे बालों को हाथों पर लपेटकर जूड़ा बनाया और तस्वीर हाथ में उठा ली। शर्माया, लजाया मासूम सा चेहरा तस्वीर में नजर आ रहा था। इसे कानों में कुछ भी सुनने की आदत नहीं थी। वो बूंदों के बदन से सुर्ख हुए थे। जानिया ने तस्वीर वापस रख दी। रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक इसने अखबार लाकर मेज़ पर रख दिया, चाय दम पर रखकर झाड़ पोंछ शुरू कर दी। फिर शावर लेकर बाहर निकली तो जुगनू जाग गया था। इसने मुस्कुराकर जुगनू को देखा। जवाबन जुगनू ने भी मुस्कुराकर से देखा। वो इसके करीब आकर खड़ी हो गई। रंगीले बालों को एक झटका देकर जुगनू के चेहरे को भिगो दिया। जुगनू ने पानी की बूंदें चेहरे से उंगलियों की पोर पर चूमते हुए लबों पर जज्ब कर लिए थे। जुगनू को यूं लगा जैसे सूखे कल्याण लहला उठे हों। इधर आओ मेरे पास जानिया। नहीं, इस वक्त कोई शरारत का मूड नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं देख रही, इसने लापरवाही से कहा। सुना नहीं? क्या कहा मैंने? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसने रुख मोड़ते हुए बालों को खुश करते हुए आईने में देखा और ब्रश चलाते हुए बालों को पुष्ट पर खुला छोड़ दिया। नहीं आओगी? कहा ना, नहीं सुना? आप उठ जाएं, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। मैं नाश्ता नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। आप भी ना? क्या यूं ही जिद करते हो तो पहले ही मान लिया करो ना। जी बोलिए, डर क्यों रही हो? करीब आओ ना। जुगनू के लबों पर बड़े शरीर से मुस्कुराहट रेंग गई थी। वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। इतने फासले पर खड़ी थी कि वो इसे छू ना सके। जुगनू ने इसे इतने फासले पर खड़े देखा और फिर इसे शरारत सूझी। वो देखो क्या है? जुगनू ने इसके आंखों में इशारा करते हुए कहा। जैसे ही जानिया ने रुख मोड़कर पीछे देखा, अगले ही लम्हे जुगनू ने आगे झुककर इसकी कलाई पकड़ कर एक झटका दिया और इससे पहले कि वो कुछ समझती, वो जुगनू की गोद में आ गिरी। एक बार ही सुनकर अमल किया करो मेरी बात पर, वरना इसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। मगर तुम्हें इसमें मज़ा आता है तो जानबूझकर तंग करती हो मुझे, और फिर खुद भी। आपको बिना किसी पल चैन नहीं, बस हमेशा अपनी मर्जी करते हो। फिर भी शिकायत का मौका देती हो। और तुम भी तो अपनी मर्जी करती हो। मैं कभी कुछ कहता हूँ तुम्हें, वही करता हूँ जो कहती हो। सच क्यों यकीन नहीं है तुम्हें? हमेशा मेरी बात मानते हो ना, तो फिर अभी भी मान लो। मुझे छोड़ो, शराब से उठकर फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। जानिया ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन शिकार देखकर जाल बिछाया था। बहुत चालाक हो तुम, कैसे फ़ायदा उठाया है बर वक्त। और ये मौका आपने ही दिया है, वरना मैं तो शायद। अच्छा, एक बोसे की तो इजाज़त है ना? हाँ। जुगनू ने इसकी आंखों पे प्यार किया और उठ खड़ा हो गया
और जानिया लिपस्टिक लगाकर किचन की तरफ आ गई। इसने नाश्ता मेज़ पर लाकर लगाया और जुगनू का इंतज़ार करने लगे और चंद लम्हों बाद वो फ्रेश होकर चला आया। जानिया ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी और दूसरी निगाह इसकी तरफ नहीं उठाई कि नज़र न लग जाए। इसने स्लाइस पे जाम लगाकर इसकी प्लेट में रख दिया और मक्खन की प्याली सामने रख दिया और साथ ही चाय का हाफ कप भी। मक्खन नहीं लूँगा बस, और स्लाइस नहीं, और ये अंडा भी नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? इसने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ ठीक हूँ मैं, बस मूड नहीं। सच कह रहे हो? इसने बेयकीनी से इसके चेहरे की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यूं ही बातों के दौरान नाश्ता भी हो गया और इसका ज़हन रात से मुसलसल अरशद की तरफ लगा हुआ था। इसी डेढ़ मुन में इसने अखबार भी नहीं देखा और जानिया ने महसूस किया तो बोली, आज अखबार भी नहीं देखा आपने? देख लूँगा। ये भी, इसमें कौन सा कोई नई खबर आई होगी? वही मामूली की खबरें, फलां जगह हलाकत हो गई, इतने ज़ख्मी, कहीं ज़लज़ला आ गया, किसी ने कोर्ट मैरिज कर ली, 4 बच्चों की माँ अपने आशिना के साथ फरार, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कोई अच्छी खबर मिलती है पढ़ने को? एक हफ्ते में एक बार अखबार पढ़ लो तो पूरा हफ्ता बगैर पढ़े गुजारा हो जा सकता है। फिर वह इधर-उधर की बातें करते रहे, लेकिन इसका ज़हन अरशद की तरफ ही लगा हुआ था। सिर्फ जानिया के सामने इसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था, वरना इसका बस चलता तो इसी लम्हे पता नहीं क्या कुछ कर डालता। फिर वो जानिया को खुदा हाफिज़ करता हुआ बाहर निकल आया। वो सीधा अरशद के ऑफिस पहुंचा था। इसकी रगें गुस्से से तनी हुई थी। अरशद को देखते ही जुगनू के तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन इसने खुद को कंट्रोल करते हुए नॉर्मल रखा। वो दरवाज़ा खोलकर उसके ऑफिस में दाखिल हुआ था और शेंचू टेबल पर फाइल फैलाए हुए दूसरे आदमी को कुछ समझा रहा था। इसने दरवाज़ा खोलकर जुगनू का अंदर दाखिल होते देखा तो एक लम्हे के लिए तो वो दंग रह गया, क्योंकि इसे जुगनू की इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह मीटिंग में गया हुआ था और मीटिंग के बाद ही लौटता। इसका मतलब है कि जानिया ने इसको इन्फॉर्म कर दिया। अरशद ने अपनी हाजिर छिपाते हुए खुश मिजाजी से मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ जुगनू, आओ बैठो। जुगनू ने कोई जवाब नहीं दिया और मेज़ के करीब खड़ा होकर गहरी नज़रों से इसे घूरने लगा। क्या बात है, बैठोगे नहीं? अरशद ने इसे सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और इधर उधर इसके ऑफिस में नज़रें दौड़ाने लगा, जैसे पहली बार इसके ऑफिस में आया हो। अरशद ने फाइल बंद करते हुए इस आदमी को जाने का इशारा किया और इसे दो चाय भेजने का कहा। मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो, खैरियत? अरशद ने जान अनजान बनते हुए पूछा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर गए और मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काया? तुमने समझा क्या है खुद को? मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। अगर मर्द हो ना तो मैदान में आकर मुकाबला करो। तुम कितने लोगों के घर का बर्बाद कर चुके हो, कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर चुके हो, मगर आज तक तुम्हारा वास्ता मुझ जैसे बंदे से नहीं पड़ा होगा, जो ना सिर्फ अपनी बीवी की हिफाजत करना जानता है, बल्कि इसकी तरफ देखने वाले की आंखें भी निकाल कर दरिंदों के सामने फेंक दूंगा। अपनी बीवी की तरफ उठने वाली उंगली काट दूंगा। लंदन के कानून के मुताबिक मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता। हाँ, मगर अब भी तुम बाज नहीं आए तो यहाँ के कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करूँगा तुम्हारे खिलाफ। और अगर तुम पाकिस्तान होते ना तो देखते कि तुम्हारा क्या शर करता मैं। जुगनू ने गुस्से में से मेज़ पर मुक्का मारा और इसकी आंखों से कहर टपक रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसको कच्चा चबा जाए। यार, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खैरियत रफत करने गया था, लेकिन मालूम हुआ तुम घर पर नहीं हो। और इसने बोधी वजाहत देने की कोशिश की थी, लेकिन जुगनू ने इसकी बात काट दी। तुम्हें मालूम था कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ मीटिंग के सिलसिले में, और फिर मीटिंग कैंसिल करके आ गए। अरशद के लबों पर जहर सी मुस्कुराहट रेंग गई। ये मेरा मसला है, लेकिन तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर चांस दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं। लेकिन मेरी बात पर अमल करना। इतनी जवान और खूबसूरत बीवी को छोड़कर जाया करो तो किसी को इसके पास छोड़कर जाया करो। मैं नहीं तो कोई भी, किसी का भी। कमीने इंसान, पहले अपने घर को तो संभाल लो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ही तो तुम्हारी बीवी भाग गई। आखिर सजा तो मिलती है। जब मैंने शादी की है तो अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ देने का भी इकरार किया था और इसे निभाना जानता हूँ अच्छी तरह। तुम जैसे और कई सुरमा आ जाए तो भी मुकाबला कर सकता हूँ। तुम्हारे अल्फाज अगर पाकिस्तान होते तो तुम्हारा बदन चेथड़ों की तरह हवा में तहलील हो जाता। तुम्हारे लिए यहाँ से जाना ही बेहतर है। इसके बाद कुछ समझाने नहीं आऊँगा, बल्कि सबक सिखाने आऊँगा। ज़लील कमीने इंसान। वो गुस्से का काबू में रखते हुए उठ खड़ा हुआ और इसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, यह सिर्फ धमकी नहीं है, वक्त पड़ने पर अमल करके दिखाऊँगा। अगर तुम में ज़रा भी गलत होती तो अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ भागते,
भागने पर डूब कर मर जाते। जुगनू इसको कहता हुआ घर आ गया। अरशद तिलमिलाता रह गया, मगर इसकी सोच किसी और नहज पर पहुंच गई थी। मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें जुगनू। अगर जुगनू और जानिया को जुदा ना किया तो मेरा नाम भी अरशद नहीं। फिर वो अपने मजबूत मंसूबे को अमली जामा पहनाने के बारे में सोचने लगा। अदा कह रही थी कि आपको काबू में रख ना सकूं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि आप अपना हर फैसला पूरे एतमाद और भरोसे के साथ करते हैं। जुगनू बैठा हुआ अपनी ऑफिस फाइल चेक कर रहा था। फिर तुम्हें क्या लगा? क्या तुम्हारे काबू में हूँ कि नहीं? मेरा ख्याल है हम एक दूसरे की बात मानते हैं, ख्याल रखते हैं और सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे के काबू में ही हैं। तुम्हारा नहीं, मेरा बताओ। तुम्हें लगता है तुम्हारे काबू में नहीं? जी नहीं, इसने ठंडी आह भरते हुए कहा। वो कैसे? जुगनू ने भौहें चुकाते हुए कहा। आप मेरी हर बात मानते हैं? इसने इंतहाई मासूमियत से कहा। बस जितना मालूम था बता दिया, मजीद आप बता दें। उसने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। चंदा, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और सुनी सुनाई पर फजूल बातों पर खामख्वाह अपना दिल ख़राब नहीं करना चाहिए। ना हम दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में मुखिल हों और ना ही वो हमारी। लेकिन दूसरे तो हमेशा ही आपके बारे में बातें करते हैं। शाहाना भी कह रही थी आपको कंट्रोल में रखा करूं। जानिया ने सादगी से कहा। इतना कंट्रोल में तो हूँ और कितना रखोगी? जुगनू ने फाइल से नजरें हटाकर प्यार से कहा। जानिया को बहुत अच्छा लगा और बहुत देर तक इसे धड़कने मुंतजिर रही। मैं खूब मुंतशिर रही। मैं खूबसूरत हूँ इसलिए ना? जानिया के लहजे में लाड़ी था। तुम खूबसूरत हो ये किसने कहा? जुगनू ने चिल्लाने वाले लहजे में कहा। सब लोग कहते हैं। जानिया बोली। वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। जानते हैं ना अक्ल जैसी शय की कमी है तो फिर मुझसे शादी क्यों की आपने? मुझे एक बेवकूफ़ लड़की की तलाश थी जानिया बेगम। तुम्हें एक नज़र देखकर कोई भी अंदाज़ा कर सकता है तुम्हारा अक्ल वाला खाना खाली है। एकदम जानिया का उतर जाने वाला चेहरा जुगनू के लहजे को नरम कर गया। वह आसार उठकर जानिया के पास आ गया। आईना क्या होता है? तुमने खुद को देखा नहीं कभी? इर्द गिर्द के लोगों से अपना मुकाबला करो, खुद जान जाओगे कि तुम इनमें अलग अलग लगती हो। खूबसूरत, सादा और मासूम सा दिल। तभी तो मेरा दिल तुम्हारे साथ लिए बेकरार हो गया था। जाइए। वो अटलाई। अब कहाँ जाएंगे जानिया जी? वो अपने आप को जुगनू की गिरफ्त से ना छुड़ा सकी। एक तकरीब में अरशद भी मिला। एक नेक चेहरा इनके साथ था जो तमाम वक्त इसके साथ चिपका रहा। जानिया से दो एक बार आंख मिली, लेकिन ना इसकी आंख में शनासाई थी न पहचान, जैसे वह अजनबी हो। इसने जानिया से इज़हार इश्क फरमाया था। इसी तरह रिदा खासी नॉर्मल थी, जैसे रिदा का हकीकी रूप वो था ही नहीं। रिदा अपने शौहर जमाल परदेस से आने पर गरज रही थी। फिर वो दोनों उठकर चल दिए। इनके जाने के बाद थोड़ी देर खामोशी रही, फिर सब लोग महो गुफ्तगू हो गए। रिदा और जमाल दोनों के फूले हुए चेहरे थे।